सुप्रभात बच्चों। आज हिंदी का शिक्षा शास्त्र विषय में हम आपको मातृभाषा का संप्रत्यय, प्रकृति और क्षेत्र के बारे में बताएंगे। मातृभाषा के रूप में हिंदी की अवधारणा पर चर्चा करते हुए हम कह सकते हैं व्यक्तिगत विचारों, भावों आदि की अभिव्यक्ति के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले मानव समाज में मान्यता प्राप्त सार्थक ध्वनि संकेतों के समूह को भाषा कहते हैं। जिन देशों में, चाहे वो बंगाल है, फ्रांस है, जर्मन है, जापान है, जिनमें एक ही भाषा है, चाहे वो जापानी है, चाहे वो फ्रेंच है, चाहे वो जर्मनी है, एक ही भाषा का प्रयोग होता है। उन देशों में वही भाषा मातृभाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा या माध्यम भाषा होती है। परंतु भारत जैसे बहुमुखी देश में भाषा के इन रूपों को अलग अलग स्वीकारा जाता है। मातृभाषा से अभिप्राय वह भाषा जिसमें उस क्षेत्र के लोग अपने भावों, विचारों आदि का आदान प्रदान करते हैं, उसे मातृभाषा कहते हैं। हिंदी भाषा न केवल भारत के बड़े भूभाग पर बोली जाती है, बल्कि अन्य कुछ देश, मॉरिशस है, फिजी है, इन आदि कुछ देशों में भी इनका अधिकांश प्रयोग होता है। क्योंकि अंग्रेज़ों के शासनकाल में अनेक हिंदी भाषी जो भारतीय हैं वो जहाँ चले गए थे, यहाँ भारत से दूसरे देशों में चले गए थे और वो अपनी भाषा का प्रयोग वहाँ पे करने लगे और अभी तक वो भाषा वहाँ पे बोली जाती है। यानी मातृभाषा के आधार पर हम कह सकते हैं कि आज हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आदि राज्यों में हिंदी मातृभाषा के रूप में प्रचलित है। इन राज्यों में हिंदी की विविध बोलियां प्रचलित हैं, परंतु वे सभी बोलियां हिंदी का ही रूप हैं। अतः संक्षेप में कहा जा सकता है कि हिंदी भाषी राज्यों से मिलकर बने बड़े भूभाग पर हिंदी भाषा को मातृभाषा के रूप में प्रयोग किया जाता है। प्राचीन काल में ईरान के साथ भारत के अच्छे व्यापारिक संबंध थे। ईरान की फारसी भाषा में स का उच्चारण ह की तरह होता है। सिंधु नदी के आसपास रहने वाले लोग सिंधु या हिंदू इस क्षेत्र में को हिंद कहकर पुकारते थे, सिंधी क्षेत्र को। ईरानियों की प्राचीनतम पुस्तक अवेस्ता में हिंद, हिंदू आदि शब्दों का प्रयोग हुआ है। मध्यकालीन ईरान में इस हिंद शब्द के साथ इक प्रत्यय लगाकर हिंदिक शब्द का प्रयोग होने लगा। कालांतर में हिंदिक शब्द से क का लोप हो गया और इस प्रकार हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति होती है। अब हिंद शब्द हिंदी भाषा देश यानी भारत के लिए प्रयुक्त होने लगा तथा इस देश की भाषा को हिंदी भाषा कहा जाने लगा। भारत में मुसलमानों के बढ़ते प्रभाव के कारण हिंद और हिंदी शब्दों में अर्थ व्यापकता बढ़ती गई। ये था कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, क्योंकि इसमें यदि हम संसार के लगभग 3000 भाषाओं में 13 भाषा परिवारों में जिनको बांटा गया है, हिंदी का संक्षेप उनमें भारोपीय भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार से जो मातृभाषा की हम बात
करते हैं कि मातृभाषा क्या है। मातृभाषा से अर्थ माँ की भाषा है, जो दूध के साथ निकलती है। जो परिवार, जो घर, जो अड़ोस पड़ोस जो बोलता है, उसे हम, जो बच्चा पहली बार सीखता है, उसे मातृभाषा का ही नाम देते हैं। मातृभाषा से भाव है माँ की भाषा। प्राचीन समय में आर्य भाषाएं का जो हम जिक्र करते हैं, जो 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक थी, जिनमें वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत आदि को सम्मिलित किया जाता है। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं जो 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक थी, इसमें पाली, प्राकृत, अपभ्रंश आदि भाषाओं को सम्मिलित किया जाता है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं जो 1000 ईस्वी तक की हम बात करते हैं, इनमें सौरसेनी, मागधी, अर्धमागधी के अपभ्रंश रूपों से निकली हुई पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी जैसी उपभाषाएं और उनकी बोलियों को सम्मिलित किया जाता है। इस प्रकार से ये हम हिंदी भाषा की स्थिति को समझते हैं। यानी आज हम हिंदी के जिस मानक रूप का प्रयोग करते हैं, वो पश्चिमी हिंदी की एक बोली, जिसको हम खड़ी बोली कर देते हैं, उसका ही एक शुद्ध रूप है, जिसमें अनेक बोलियां हैं, जिसमें ब्रज है, अवधी है, बघेली है, छत्तीसगढ़ी है आदि उन शब्दों को उसमें सम्मिलित किया गया है। तो ये था भाषा, मातृभाषा कहते किसे, इसका संप्रति क्या। अब बात आती है कि इसकी प्रकृति क्या है। मातृभाषा के रूप में जब हम हिंदी की भाषा की बात करते हैं, तो हमारा तात्पर्य मानक भाषा के रूप से होता है, ना कि उसकी बोलियों से, ना हरियाणवी से, ना ब्रज से, केवल हिंदी से ही होता है। मातृभाषा के रूप में हिंदी की प्रकृति को कुछ शीर्षकों के माध्यम से या कुछ पॉइंट्स के माध्यम से हम विभाजित करके इनका अध्ययन कर सकते हैं, जिसमें हिंदी वाक् प्रधान है, यानी ध्वनि समष्टि भाषा है। हिंदी भाषा में व्यवस्था है, एक व्यवस्थित रूप से है। हिंदी में प्रतीकों की व्यवस्था है। हिंदी भाषी समाज की क्रियाओं का आधार हिंदी ही है। हिंदी एक भाषा अर्जित है। हिंदी भाषा परिवर्तनशील है। हिंदी भाषा सार्वजनिक संपत्ति है। हिंदी भाषा में वैविध्यता का गुण है, वैधता का गुण है, अंतरणता का गुण है, और हिंदी भाषा अपने आप में पूर्ण है, परंतु इसका कोई अंतिम रूप नहीं है। इस प्रकार से हम हिंदी भाषा के प्रकृति को पढ़ते हैं। अब हम यदि इसके हिंदी भाषा के क्षेत्र की बात करते हैं, तो प्रयोग के आधार पर हिंदी भाषा के क्षेत्र की अगर हम बात करें और प्रयोजन के आधार पर हिंदी भाषा के क्षेत्र की बात करें, दो आधारों पर हम हिंदी भाषा के क्षेत्र की बात कर सकते हैं। पहला है प्रयोग के आधार पर हिंदी का भौगोलिक क्षेत्र, और दूसरा है प्रयोजन के आधार पर हिंदी भाषा का क्षेत्र। अगर भौगोलिक स्थिति की बात करते हैं, तो हिंदी नाम के विस्तार में संकोच के आधार पर उसका क्षेत्र बड़ा विस्तृत और संकुचित सा हो जाता है। यदि हिंदी को हिंद यानी एक भारत की भाषा के रूप में स्वीकार किया जाए, तब हिंदी का भौगोलिक क्षेत्र पूरे भारतवर्ष में अपनी परिधि को समेट लेता है। यदि प्रयोजन के आधार पर हम हिंदी की बात करते हैं, तो प्रयोजन आधार पर अभिव्यक्ति में भी स्वयंगात्मक अभिव्यक्ति, भावात्मक अभिव्यक्ति, वैचारिक अभिव्यक्ति आदि का नाम दिया जाता है, क्योंकि अभिव्यक्ति भी 3 प्रकार से होती है। अभिव्यक्ति भावात्मक अभिव्यक्ति है, संवेगात्मक अभिव्यक्ति है
और वैचारिक अभिव्यक्ति है। सामाजिक और सांस्कृतिक अंत्यक्रियाओं की बात करते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि सच्चे अर्थों में कोई भाषा अपने क्षेत्र की संस्कृति का आधार है। उत्तर भारत के हिंदी भाषी क्षेत्रों में समाज के सभी लोग परस्पर अंत्यक्रिया के लिए हिंदी भाषा का ही प्रयोग करते हैं। सृजनात्मकता है। सृजनात्मकता के बाद सामाजिक और वैचारिक नियमन है। सामाजिक अंत्यक्रिया है, सृजनात्मकता है, स्वायत्व है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि भाषा का लिखित रूप ही प्रत्येक कार्य के विवरण में स्थायित्व प्रदान करता है। इस प्रकार बच्चों हम संक्षेप में कह सकते हैं कि हिंदी भाषा का कार्य क्षेत्र उतना ही व्यापक है जितना कि हिंदी भाषी समाज में उसके क्रियाकलाप व्यापक हैं। जो हमारी मातृभाषा है, यही भाषा हमें दूसरी भाषाओं के सीखने का आधार भी बनती है। सबसे पहले बच्चा मातृभाषा ही सीखता है। तो बच्चों, आज हमने मातृभाषा संप्रत्यय और उसके क्षेत्र पर चर्चा की। कल हम जो अपना दूसरा टॉपिक है उस पर चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।